गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब परिवार कुशल होंगे। आज हम लोगों का ये तीसरा दिन है और इसीलिए मैंने डे 3 का नाम भी दिया है। जैसे 2 वीडियो आप लोगों ने देखा और उसका जो फीडबैक आया उससे मुझे बहुत एनर्जी मिली है कि बच्चे इतने अच्छे फीडबैक दे रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि डे 3 का वीडियो भी उसी तरह इफेक्टिव हो जैसे डे 1 डे 2 का हुआ था। आप सब जानते हैं कि डे 2 में हम लोग इसी तरह का चार्ट से पढ़े थे और ये चार्ट मैं फिर से इसीलिए बनवाया हूँ ताकि आप सबको आसानी हो रिवीजन करने में भी और इजीली आप समझ सकते हैं हर चीज़ों को। बस 2 मिनट का टाइम लूँगा ताकि डे 2 के बारे में हल्का समरी के रूप में बता दूँ और इसका डे 3 का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रियल अकाउंट, इसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का फीडबैक आप लोगों के तरफ से एक मैसेज दिया जाता है जिससे हम लोग भी बहुत उत्साहित होते हैं। हमारी टीम भी बहुत मेहनत कर रही है और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप घर बैठ के भी बेहतर तरीके से स्टडी कर सके। हम लोग डे 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में 2 अप्रोच के बारे में, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। कुछ बच्चे का कमेंट आया कि सर आपने डे 2 में 1-2 बार इंग्लैंड का नाम लिया था कि इंग्लिश अप्रोच इंग्लैंड, तो सॉरी वो इंग्लैंड नहीं, वहाँ इटली है। इटली के वेनिस शहर के थे लुका पेसियोली, जो फादर ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से जाने गए। और इटली भी अंग्रेजों का देश है, इसीलिए चूंकि ये इटली में डेवलप हुआ, इसीलिए ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इंग्लिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो आप सब इंग्लैंड को नहीं समझेंगे, जो डे 2 में शायद मिस्टेक से एक बार मैंने नाम ले लिया था। इटली के वेनिस शहर के लुकास पेसियोली थे और उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच पहली बार DRCR, जो अकाउंट के साइन होते हैं ना, उस वर्ड को यूज किए थे और उन्हें अकाउंट का जनक भी कहा गया। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच और अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन अमेरिकन अप्रोच, ये बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच का जो पर्सनल अकाउंट है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े, ऑपरेशन किए थे पर्सनल अकाउंट को डिटेल में, और इसका फीडबैक बहुत बेहतर रहा। शायद आप सब वीडियो देखे भी है। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के तरफ से जो मुझे ये सपोर्ट मिला। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़े थे। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट के टाइप है। रिप्रेजेंटेटिव पे हम लोगों ने काफ़ी लंबा चर्चा की और ये करने लायक टॉपिक भी था, जिसमें कैपिटल, ड्रॉइंग, लोन, डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सबको डिटेल में एक्सप्लेन किए, बहुत डिटेल में, और आप समझे भी। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि डेटर और क्रेडिटर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसी से कंसर्निंग डेटर जो है ना, डेटर से जुड़ा होता है बिल्स रिसीवेबल। जब हम कोई सामान जो है ना उधार बेचते हैं और बेच के अगर एक बिल बनवा लेते हैं ना, साइन करवा लेते खरीदने वाले से ना, तो वो डेटर ना बोल के हम उसे बिल रिसीवेबल बोलते हैं। और इसी तरीके से जब हम किसी से उधार खरीदते हैं ना, तो हम एक बिल पे साइन कर देते हैं ना, तो वही बिल्स पेबल बोलते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक पार्टी के लिए बिल्स रिसीवेबल है,
वही डॉक्यूमेंट जैसे मेरे लिए अगर वो बिल्स रिसीवेबल है तो आपके लिए वो बिल्स पेबल कहलाएगा। अगर मैं आपको तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के बारे में कि डेटर और बिल्स रिसीवेबल में बस एक एविडेंस का अंतर होता है, एक बिल का अंतर होता है। जब बिल पे अगर प्रॉपर तरीके से एविडेंस बना के साइन कर लिया जाए तो बिल्स रिसीवेबल, और अगर मैं बिल रिसीवेबल का मालिक हूँ, मैं बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए है तो आपके लिए वो बिल्स पेबल होगा, और जो आपके लिए बिल्स रिसीवेबल है और मेरे पे है तो मेरे लिए बिल्स पेबल होगा। यानी दोनों एक ही कागज के टुकड़े होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, क्योंकि दो पार्टी एक बिल्स रिसीवेबल बोलता है, एक बिल्स पेबल बोलता है। खैर ये सब तो डे 2 की क्लासेस की बात है, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो डे 3 का है, एंड दैट इज इम्प्रेशनल अकाउंट। सर ये इम्प्रेशनल अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज इम्प्रेशनल अकाउंट? आपको जानने की एक्साइटमेंट होती है किसी नए चीज के बारे में कि ये क्या होता है, तो आप ही बताओ। पर्सनल तो आप समझे थे, तो मैं इम्प्रेशनल का छोटा सा डेफिनेशन दे देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। तो पर्सनल अगर आप सही से समझे डे 2 में, तो मैं आपको बता दूं, अदर देन पर्सनल अकाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेशनल अकाउंट। पर्सनल में जो बातें हम लोगों ने पढ़ा उसको छोड़ के जो बातें बच गई वो सब इम्प्रेशनल है। यानी जितने पर्सनल में आए उसके अलावा कुछ भी हो इस दुनिया में जो पैसे में मेजर हो सकता है, पैसे का लेन देन कर सकता है, वो सब इम्प्रेशनल है। और इम्प्रेशनल का नाम उतनी चर्चा में नहीं होती, लेकिन उसके जो दो पार्ट है, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ इम्प्रेशनल। द नेम इज, फर्स्ट इज रियल अकाउंट एंड सेकेंड इज नॉमिनल अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोल चाल में तो लोग यहां तक बोल देते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से 3 अकाउंट होते हैं, यहां से पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इम्प्रेशनल बहुत बार लोग नहीं भी बोलते, तो बोलने में हम इसको पर्सनल, रियल और नॉमिनल भी बोल देते हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो इस जो 2 टाइप है इम्प्रेशनल का, उसमें से एक पे हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, और वो है रियल अकाउंट। सर ये रियल अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज रियल अकाउंट? व्हाट इज रियल? रियल का हिंदी मीनिंग वास्तविक होता है, वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। सर ये क्या होता है? हम किसे कहेंगे रियल अकाउंट? हम कैसे समझेंगे कि क्या है रियल अकाउंट? आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन होते होंगे, क्योंकि 10th पास करके तो स्टूडेंट पूरी तरह फ्रेशर होते हैं ना। कॉमर्स की दुनिया उनके लिए पूरी तरह से नहीं होती है, इसीलिए उनको कई बार मैं प्रयास करता हूँ रिपीट करके बोलने का, ताकि उनको 2-3 बार में समझ में आने लगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रियल अकाउंट? तो मैं आपको बता दूं कि रियल अकाउंट इज एन अकाउंट विच शो assets and properties of the business। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप मेरी क्लास को करने के लिए बैठे, आप एक पेन और कॉपी जरूर साथ में ले ले, और साथ में ले करके एकदम स्टडी करने के मूड से बैठे अच्छे से, ताकि मैं जो बातें बोर्ड पे नहीं लिखा उस चीज को आप सुन करके आसानी से लिख ले, तब और आसान लगेगी आपको पढ़ाई। अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो उतना क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल में मैं नहीं लिखाया, क्योंकि इस बोर्ड पे हर चीज को एक्सप्लेन करके लिखने में शायद उतना प्रॉपर तरीके से मैं नहीं समझा पाऊंगा कम टाइम में। और आप जानते हैं आप नेट यूज करके ये वीडियो सब देखते हैं, इसीलिए थोड़ा आप मेहनत करो। मैं हर चीज को प्रॉपर तरीके से समझा करके लिखा देता हूं, आप कॉपी पेन लेके बैठिए। जो बातें यहाँ नहीं लिखी गई इंपॉर्टेंट, कुछ बातें जो डेफिनेशन हो सकते वो मैं लिखवाऊंगा, वो आप लिख लेना। हमेशा कॉपी और पेन लेके ही आप बैठे, हमेशा। तो रियल
अकाउंट की परिभाषा को मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखेंगे अपने कॉपी में ऐसे ही रियल के सामने में बना करके कि रियल अकाउंट इज एन अकाउंट विच शो द रियल अकाउंट इज एन अकाउंट विच शो असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस और पर्सन, जो किसी मनुष्य के या किसी बिजनेस के असेट्स यानी संपत्ति और प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है ना, उसे हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप अच्छे से लिख लीजिए। रियल अकाउंट इज एन अकाउंट विच शो असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस और पर्सन। रियल अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहते हैं जो किसी मनुष्य और बिजनेस के संपत्ति और प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। यानी रियल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो किसी बिजनेस और मनुष्य के संपत्ति और प्रॉपर्टी के बारे में बतलाता है। सर ये संपत्ति क्या होता है? सर ये प्रॉपर्टी संपत्ति क्या होता है? सर मैं कैसे समझूंगा संपत्ति? आप बताओ। संपत्ति आप नहीं समझते, आप सब समझते हैं, आप जानते हैं संपत्ति। आपके घर होते हैं, आपके जमीन लैंड होते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी होते हैं, उसी को तो संपत्ति, यानी जो आपके अपने होते हैं ना। आपके पास कार हो सकता है, आपके पास स्कूटी हो सकते हैं, बाइक हो सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं। ये सामान जो होते हैं ना, वो सब किस संपत्ति है, किसी न किसी का तो संपत्ति है। तो जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं करता, मैं नेचर की बात करता हूँ जो संपत्ति की तरह दिखता है। तो एक बार दुनिया को आप देखो ना, संपत्ति ही संपत्ति दिखाई देगा। किसी का जमीन है, किसी का घर है, किसी का बिल्डिंग है, किसी का कार है, किसी का बस है, किसी का ट्रक है। ये सारे संपत्ति होते हैं। तो संपत्ति के बारे में मैं डिटेल में और बताऊंगा। आप ऐसे कहो, अगर मैं इसका एक परिभाषा अभी आपको समझाऊं तो शायद आपको थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन करना होगा। इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम ऐसे भी डिफाइन करते, एनी रिसोर्सेज विच इज कंट्रोल्ड बाय एनी एंटिटी एंड इट विल गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट। कोई भी ऐसा साधन जो किसी के नियंत्रण में हो और जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता हो, यानी जो पैसे से बिक सकता हो, पैसे से माने जिसको बेच के पैसे मैं ला सकता हूं, ये सारे सामान संपत्ति कहलाते हैं, असेट कहलाते हैं। यानी कोई भी ऐसा साधन जो सुविधा देती है, जैसे पंखा हो गया, साइकिल हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब साधन है, सुविधा देती है। तो इसको जब चाहे हम फ्यूचर में बेच के पैसे ला सकते हैं। तो ऐसा कोई भी सामान जो होता है ना, वो संपत्ति कहलाता है। यानी संपत्ति वही जो आपका होता है। आपके घर में आप देखो, आप जिस घर में होंगे ना, वहां भी कोई संपत्ति है। देखो ना, पंखा होगा, टीवी होगा, फ्रिज होगा, टेबल होगा, बहुत सारे चीजें, ये सब आपके संपत्ति है। ये सब संपत्ति कहलाता है। तो रियल अकाउंट जो है ना, संपत्ति को दर्शाता है। एक ऐसा अकाउंट जो संपत्ति और प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हो, उसे हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। मुझे लग रहा है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। शायद अभी सारे संपत्ति को आप नहीं पढ़, लेकिन जो भी कंट्रोल में हो किसी का और वो साधन हो, सुविधा देता हो, वो सब संपत्ति है। आप एक नजर दुनिया को देखो, आसपास में जितने भी घर हैं, उनके घर में जितने भी सामान है, सभी संपत्ति है। हर कुछ संपत्ति होता है। इसमें कुछ अपवाद भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप ये समझ लो कि संपत्ति समान होता है। लेकिन मैं बाद में ये बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे। लेकिन अभी हर सामान संपत्ति के तरह आप देखेंगे, जैसे पंखा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जैसे कई सारे एग्जाम्पल है, इसके थ्रू भी क्लियर हो सकता है। मैं आपको बता दूं, जो संपत्ति का जो रियल अकाउंट है ना, ये जो संपत्ति जिसमें दिखता है ना रियल अकाउंट में, ये भी दो प्रकार के होते हैं।
देयर इज टू टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। मतलब ये जो रियल अकाउंट जो है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट विच इज टच एंड सीन बाय पर्सन। जो मनुष्य जिसको टच कर सकता हो और देख सकता हो ना, उसे हम लोग टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट। और दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट विच इज कांट टच एंड सीन बाय पर्सन, जिसे न मनुष्य देख सकता है और न छू सकता है ना, उसे हम लोग इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। मतलब सर समझे नहीं, क्या संपत्ति भी ऐसा होता है जिसको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते? बिल्कुल होता है, आप नहीं जानते हैं, लेकिन संपत्ति ऐसे भी होते हैं जिसको ना आप देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, लेकिन वो एक संपत्ति है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, जिसको सिर्फ फील किया जाता है, जिसको सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं, ऐसे भी संपत्ति होते हैं। तो रियल दो प्रकार के हैं, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट है ना, इसके मैं कई सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहाँ आप देख सकते हैं, लैंड दिखाई देता है ना, जमीन दिखता है ना, देखो ना, आपके घर जो बने ना वो भी तो जमीन पे बना है, आपके आसपास में जमीन होंगी, वो लैंड दिखता है। बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, घर हाउस जिनके भी है घर, वो भी दिखता है, ये भी रियल अकाउंट है। और रियल में कौन रियल है? टेंजिबल रियल है। प्लांट, मशीन को बोलते हैं, होता है ना बड़ा बड़ा मशीन जिसमें सामान बनता है, जहाँ मजदूर वहाँ ऑपरेटर उसको चलाता है, मशीन प्लांट, वो भी रियल अकाउंट है। कैश, कैश पैसा, ये भी टेंजिबल रियल अकाउंट है। सर कैश टेंजिबल कैसे? क्या आप कैश को टच नहीं कर सकते? सब दिन करते हैं। आप जाके अपने पैसे को टच कर लो, दिखाऊं मैं कैसे टच करना है? ये देखो, मैं अपने पैसे को दिखाता हूँ, ये देखो टच हो गया, ये है ना कैश। दिस इज टेंजिबल रियल अकाउंट। तो जो पैसा होता है ना, वो भी असेट्स है। हर पैसा, हर कैश आपके लिए संपत्ति होता है। और मैं कैश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग इंडिया में कैश ही से तो रुपया को पहचानते, कैश ही बोलते हैं। इसके बाद स्टॉक, स्टॉक समझते हैं ना, आप जब दुकान में जाते तो कैसे बोलते हैं बिजनेसमैन कि स्टॉक अभी खत्म है, आप बाद में आइए। सब सामान इस लॉकडाउन में तो ऐसे भी खत्म हो गया बहुत कुछ। तो स्टॉक, जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं ना, वो सामान, चाहे कोई भी सामान हो, किसी भी चीज का बिजनेस हो, बिजनेसमैन अपने जो सामान होता है ना, जिनको बेचते हैं, उसको स्टॉक बोलते हैं। मान लो कि आपका दुकान फर्नीचर का है, तो आपके लिए चेयर, टेबल, चूंकि आप दुकान चलाते हैं तो असेट उसको बोलते हैं जो यूज करने के पर्पस से, फिक्स असेट, उस जो यूज करते हैं ना, उससे हम लोग फिक्स असेट के नाम से जानते हैं। फिक्स्ड यानी जो बेचना नहीं है, और जो खरीद के बेचने के लिए बोलते हैं, लाते हैं ना, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, गुड्स वस्तु, और उसी गुड्स को हम लोग स्टॉक भी कहते हैं। तो इस दुकान में जो भी होता है ना, जहाँ भी फोन करेंगे आप बोलेंगे सर मुझे ये चाहिए, बोलेगा अभी स्टॉक नहीं है। तो जो सामान का आप बिजनेस करते हैं ना, उस सामान को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक भी दिखता है, स्टॉक को हम लोग छू भी सकते हैं। तो ये सब टेंजिबल रियल अकाउंट के एग्जाम्पल है। ईटीसी, आप सोचो ना, मैं तो 5 लिखा, हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं टेंजिबल का। आप अपने घर के इधर उधर देखो ना, खाली असेट, आपका डोर, आपका विंडो, आपका फैन, आपका चेयर, आपका टेबल, ये सब के सब असेट्स है और टेंजिबल है, क्योंकि ये सब को आप टच भी कर सकते हैं और इस सब को आप देख भी सकते हैं। ये टेंजिबल रियल अकाउंट है। सर टेंजिबल समझ में आ गई। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं, और वो है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। सर ये भी संपत्ति है जी, कुछ ऐसे भी संपत्ति होते हैं जिसको ना हम लोग टच कर सकते और ना हम लोग उसको देख सकते, लेकिन वो संपत्ति के रूप में काम करता है। सर ये कैसा संपत्ति होता है?
समझ में नहीं आ रहा है सर ऐसा कौन सा संपत्ति होगा। मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको समझ में भी आ जाएगा। एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट के भी कई एग्जाम्पल यहां पे लिखा गया है। पहला गुडविल। गुडविल समझते हैं आप? गुडविल ख्याति बोलते हैं हिंदी में। सर ये गुडविल ख्याति क्या होता है? गुडविल जो होता है, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं आपको। आप स्टार का नाम सुने, एक्टर, क्रिकेटर सबका, है ना? वो क्या है? वो भी तो एक इंसान है कि नहीं बोलो? वो भी वैसे ही इस धरती पे आया जैसे सब आते हैं। वो भी बहुत छोटे बच्चे रहे होंगे, लेकिन आज देखो कि वो मतलब कोई एक्टर और एक्ट्रेस किसी पार्टी को अटेंड कर ले तो उसके लिए उसको लाखों रुपया मिलता है। क्यों? क्योंकि वो फेमस हो गया है। तो फेमस होना भी एक संपत्ति को जन्म देता है जो आपके साथ अदृश्य छिपा हुआ है। मान लो कि अक्षय कुमार है तो फेमस है, वो भी इंसान है, उससे भी अच्छे अच्छे इंसान हो सकते हैं पर्सनालिटी से, लेकिन अक्षय कुमार कितने फेमस है, सलमान खान कितने फेमस है, महेंद्र सिंह धोनी कितने फेमस है, विराट कोहली कितने फेमस है। तो ये सब जो है ना स्टार है, और ये सब का नाम जो है ना एक असेट के रूप में है। जहां भी ये लोग चाहते हैं, एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया आ जाता है, क्योंकि इनके साथ एक असेट छिपा हुआ है और उसी असेट का नाम गुडविल होता है। और ये आदमी पे ही नहीं अप्लाई होता, बिजनेस भी होता है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस, आप जो कहते हैं ना कि ये बिजनेस बहुत फेमस है, वो बिजनेस फेमस है, वो बिजनेस फेमस है, तो फेमस होना भी एक संपत्ति को जन्म देता है। और ये संपत्ति जिसको आप सिर्फ अनुभव कर सकते कि वो फेमस है, उसको आप न देख सकते और न आप उसको छू सकते हैं। आप कहेंगे हम स्टार को तो देख सकते हैं, तो आप स्टार को जैसे देख सकते वैसे तो हमको भी देख सकते हैं, वैसे तो आप सबको देख सकते हैं। तो क्या देखने से थोड़ा ही होता है, लेकिन उसके साथ क्या छिपा हुआ है, वो फेमस है, ये चीज सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं। और जिसके वजह से वो पूरे इंडिया नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड उनको जानता है। तो फेमस होना भी एक संपत्ति को जन्म देता है। फेमस होने की वजह से लोग बहुत पैसे अर्न कर सकते हैं। दूसरा पेटेंट। पेटेंट के बारे में आपको बता दूं, आप सब जानते हैं, आविष्कार, इन्वेंशन आविष्कार से जुड़ा हुआ है। कहता है ना कि पहली बार अगर आपने किसी चीज को आविष्कार किया तो अगर आप इसका पेटेंट ले लेंगे ना तो आप उसके जनक कहे जाते हैं, फादर। तो पेटेंट आविष्कार को अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा लेना है कि जैसे मैंने ये चीज का आविष्कार किया तो मैं इसका पेटेंट ले लूंगा, ताकि ये इसके बदले मुझे जो कंपनी मुझसे ये फॉर्मूला लेगी, जो कंपनी मुझसे ये ब्रेन को लेगी कि कैसे ये होता है, वो मुझे लाखों करोड़ रुपया देगी। तो ये भी एक संपत्ति है जो दिमाग से ही निकलता है। आप बताओ, आविष्कार होते हैं ना, सबका आविष्कार हुआ, पंखा का कोई आविष्कार किया, कोई बल्ब का आविष्कार किए हुआ है, कोई गाना जो गाता है ना फिल्म में, जो मूवी में गाना होता है ना, उसका भी पेटेंट होता है। कोई लिखने का किसी का पेटेंट होता है, कोई गायक होता है, वो भी इस चीज को अपने नाम पे होता है, वो सबसे उन लोगों का पैसा मिलता है, आपको पता है। तो पेटेंट जो है ना, किसी आविष्कार, किसी चीज को पहले बार आने पे वो पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड कर दिया जाए तो वो भी एक एसेट के रूप में जन्म ले लेता है, जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, और उसके बदले लाखों करोड़ रुपया मिलता है उस आविष्कार, उस फॉर्मूला को बेचने में। इसीलिए पेटेंट भी एक संपत्ति है जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता। इसके बाद कॉपीराइट। कॉपीराइट ऐसा कोई काम कर लो जिसके बदले बार बार पैसे मिलता रहे, राइट बना रहे अपना। जैसे कोई ऑथर जो होता है ना, लेखक, किताब जब लिखते हैं ना तो एक बार वो किताब लिख देते हैं और अपना नाम का टैग सिर्फ लगा देते हैं, टी.एस. अग्रवाल, सिद्दीकी, एस.के. सिंह, ये सब क्या है, सब राइटर का, ऑथर का नाम है। ये लोग सिर्फ अपना नाम किताब के ऊपर लिख देते हैं
और इस वजह से वो किताब फेमस हो जाती और बहुत बिकता है। इस वजह से ऑथर को बहुत इनकम आते हैं, जिसको रॉयल्टी बोलते हैं। तो कॉपीराइट भी एक अदृश्य संपत्ति है। अब बताओ, मेरा नाम, आपका नाम किसी के नाम लिखने से नहीं होता, बस उनके ऊपर उनकी डिग्री इतनी बड़ी होती है, वो इतने कैपेबल होते हैं, अपने आप को इस लायक बना लेते हैं कि उनका नाम यूज होने से लोग उसके नाम यूज करने के लिए उन्हें पैसा देते हैं। और ये ऐसा नहीं कि जब तक वो है, अगर वो कोई ऑथर ना भी रहे तो उनके आने वाले जो जनरेशन है ना, उनको पैसा मिलता रहेगा अगर उसका नाम यूज हो रहा है तो। इसको रॉयल्टी बोलते हैं। ये भी अदृश्य नाम यूज करना, कोई किसी का नाम यूज कर देगा और नाम को नहीं, वहां पर ये भी एक अदृश्य संपत्ति माना जाता, इनटेंजिबल माना जाता है कॉपीराइट। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। अब कॉपीराइट के जब बारे में हम बात कर लिए, इसके बाद आपको मैं बता दूं, इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, मार्क, सिंबल, चिन्ह, आप जानते हैं ना, ये भी रजिस्टर्ड होता है। और एक बहुत बार तो आप सिंबल, चिन्ह ही उसके ब्रांड बन जाते, और उस चिन्ह जहां लगा होता है ना, बड़े अगर ब्रांड का कोई चिन्ह लग जाए और आप जानते हैं, तो आप उस ब्रांड से उसको कंपेरिजन मानने लगता है कि उसी का कोई पार्ट होगा। इसीलिए कोई सिंबल और चिन्ह को भी अगर रजिस्टर्ड कर दिया जाए तो चिन्ह दिखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक असेट छुप जाता है। वो चिन्ह अगर कोई यूज करना चाहे तो वो सेल भी हो सकता है, वो बिकता है, उसके लिए भी लाखों रुपया आ सकता है। तो ये भी एक अदृश्य संपत्ति है। ISI मार्का, कई ब्रांड में आप सिंबल, आप जो सिम यूज करते हैं ना, उसके ऊपर भी तो सिंबल है कि नहीं, बोलो, है ना? बिल्कुल होता है। तो सिम के ऊपर जो सिंबल होता है ना, वो भी जो है ना रजिस्टर्ड होता है। वो कंपनी का क्या है, ट्रेडमार्क होता है। हर कंपनी की अपनी एक सिंबल पहचान होती है, जिसको लोगो भी आप बोलते हैं। लोगो बोलते हैं ना, कहता ना कंपनी का लोगो है, इस कंपनी का लोगो है, उस कंपनी का लोगो है, तो कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके नाम पे रजिस्टर्ड होता है। और वो अगर चाहे, कोई चाहे उस लोगो को लेकर के बिजनेस करना, तो उसको बेच सकती है, क्योंकि उसके बेचने से इसको बहुत पैसे आते हैं। ये भी अदृश्य है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडमार्क, लोगो, सिंबल, चिन्ह को बोलते हैं। इसका वेबसाइट है जिस पर आप रिजल्ट चेक करते हैं, वो भी वेबसाइट लिखा हुआ सिर्फ है, लेकिन वो एक संपत्ति है। जो लोग बनाते हैं ना, वो कितने कमाते हैं, जितना यूज होता है उतना कमाते हैं। जबकि वेबसाइट आप कहेंगे लिखा हुआ दिखता है, तो लिखा हुआ तो हर चीज दिखता है, लिखा हुआ तो गुडविल दिख रहा है। आप देखो, ये कैश जब लिखा हुआ दिखा, तो कैश के बदले ये कैश लिखा हुआ दिखा, तो इधर कैश दिखा, है ना? यानी यहाँ कैश लिखा हुआ तो ये कैश दिखा ना। अब बताओ, ये ट्रेडमार्क लिखा हुआ दिखा, आप ट्रेडमार्क कहेंगे चिन्ह कोई बड़ी बात नहीं है। इसका वेबसाइट दिखाओ, तो लिखा हुआ जैसे यहाँ लिखा वैसे लिखा रहेगा, जिसके ऊपर आप रिजल्ट चेक करते हैं। तो ये सारी जो असेट्स है ना, ये सब इनटेंजिबल है, अदृश्य संपत्ति है। तो संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक दिखाई देने वाला संपत्ति और एक दिखाई नहीं देने वाला संपत्ति। जो संपत्ति दिखाई देता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट। और जो संपत्ति दिखाई नहीं देता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल रियल अकाउंट। सर, ये तो समझ में आ गई, अब इसमें क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूं। अगर आपको ये समझ में आ गई ना कि टेंजिबल और इनटेंजिबल होते हैं, असेट्स होते हैं, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। अब आपको असेट के बहुत एग्जाम्पल दिमाग में लाने हैं। आप अपने आसपास देखिए, मैंने 4-5 लिख करके ETC लगा दिया, क्योंकि मैं कितना लिखूं, आप समझो। आपके आसपास जितने भी सामान है जो दिखाई दे रहे हैं, सब संपत्ति है, जो बिक सकते हैं पैसे से, सब संपत्ति है। कुछ एक्सेप्शन होगा जो मैं बाद में बताऊंगा। अभी बात ये समझो कि आपके घर में यूज होने वाले सामान, जो भी चीज है, संपत्ति है। बस एक चीज मैं बता देता हूं कि जो भी सामान एक बार यूज होके खत्म हो जाएगा ना, जो बार बार एक ही बार यूज होके खत्म हो जाए ना, तो हो सकता है कि एक नियम आता है। मैं आपको हल्का चर्चा कर देता हूं, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन बाद में होने वाली है। एक नियम आता है ना, मटेरियलिटी कंसेप्ट, जो कहता है ना
छोटे छोटे सामान जो होते हैं ना, छोटे छोटे जो सामान जो होते हैं ना, उसको आप असेट नहीं बोलो, उसको खर्च मान लो, क्योंकि वो एक ही बार में यूज होकर खत्म हो जाता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती। लेकिन एक नियम की वजह से ऐसा होता है। अभी आप ये समझो कि हर सामान, छोटे छोटे नहीं समझे, सामान के साइज से नहीं, वैल्यू से डिसाइड होता है। मान लो ये मार्कर है 30 रुपये का है, एक सामान है 5 रुपये का है, ये सब बहुत छोटा सामान है, ठीक है। तो छोटे छोटे सामान एक नियम की वजह से खर्चे भी हो सकते हैं, जिसकी वैल्यू कम है, 10-20 रुपया है, 30 रुपया है, कम दाम का है। और लेकिन इतना बड़ा सोना होता है जो 1 लाख का हो सकता है, हीरा हो सकता है, तो असेट से, तो वैल्यू से भी डिसाइड होता है। तो एक मटेरियलिटी कंसेप्ट आता है जो कुछ छोटे छोटे सामान को खर्च साबित कर देता है। बाकी जितने भी सामान है ना, सब संपत्ति ही है, बस जिसकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा कम होती ना, उसको एक नियम की वजह से हम डायरेक्ट खर्च बोल देते हैं, खर्चा बोल देते हैं, संपत्ति नहीं बोलते। होता है ना दिमाग में क्वेश्चन, आप चप्पल पहनते, स्लीपर पहनते हैं, आप पेन से लिखते हैं, आप मार्कर से लिखते हैं, तो ये भी तो सामान है। क्या सर ये सब असेट्स हो गया? ये सब एक्सपेंस में चला जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है। ये 5-10 रुपए की चीज है, 50 रुपए की चीज है, तो ये किस वजह से जाता है एक्सपेंस में? तो वो नियम का नाम है मटेरियलिटी कंसेप्ट, जिसके हिसाब से जितने भी छोटा छोटा सामान है ना, वो एक ही बार यूज होके, यानी डेप्रिसिएशन एक वर्ड मिलेगा आपको, यानी हरास हो जाता है, खत्म हो जाता है उसका वैल्यू, इसीलिए हम उसे एक्सपेंस मान लेते हैं उस नियम से। लेकिन अभी आपको उसके बारे में नहीं, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल में। अभी बस आप ये समझिए कि हर सामान संपत्ति होता है, रियल अकाउंट होता है, और आसपास अपने घर में जितने भी सामान आपको दिखते हैं सबका नाम लेते जाइए, वो एक रियल अकाउंट का एग्जाम्पल बन जाएगा, आसपास में भी जितने हैं। अब मैं आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि अगर अकाउंट सीखने हैं ना आपको, तो सबसे पहले अकाउंट का जो 2 शब्द है ना, उसके बारे में और उसका कैसे इस्तेमाल, कहाँ यूज होता है ना, ये बहुत अच्छे से जानना होगा। और वो 2 शब्द है डेबिट और क्रेडिट। कोई भी अकाउंट होगा उसमें ये 2 शब्द में से कोई एक शब्द जरूर लगा होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ लैंड, लैंड का नाम एक अकाउंट में है, तो क्या लैंड का भी साइन होगा? मैं पिछले क्लास में बताया था आपको, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ लिख के थोड़ा। जैसे ये क्या है बताओ, ये क्या है बताइए? ये प्लस है ना, ये क्या है? माइनस है, ये क्या है? इनटू है, ये क्या है? डिवाइड है, ईटीसी। ये सब क्या है? साइन ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ का साइन है। हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में साइन होता है, तो अकाउंट भी तो प्रैक्टिकल है ना, बनाना पड़ता है अकाउंट्स को, इसमें सवाल बनते हैं, तो इसके भी साइन होंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसके भी साइन होंगे। और इसके जो 2 साइन है ना, उसको शॉर्ट में एक को हम लोग डी आर और दूसरे को हम लोग सी आर बोलते हैं। डी आर डेबिट, सी आर क्रेडिट। ये कहाँ से आया, इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने होंगे, सेपरेट वीडियो में मैं करूंगा। लेकिन अभी आप ये समझो कि कॉमर्स के दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 साइन है, जिसमें से एक का नाम डेबिट और दूसरे का नाम क्रेडिट है। और शॉर्ट में डेबिट को हम डीआर बोलते हैं और क्रेडिट को सीआर बोलते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो आप रियल अकाउंट पढ़े, इसमें कई अकाउंट का पढ़े कि रियल अकाउंट में लैंड अकाउंट होता है, बिल्डिंग अकाउंट होता है, प्लांट अकाउंट होता है, कैश अकाउंट होता है, स्टॉक अकाउंट होता है, इंटेंजिबल में गुडविल अकाउंट होता है, पेटेंट अकाउंट होता है, कॉपीराइट अकाउंट, ट्रेडमार्क, वेबसाइट अकाउंट होता है। ये जितने भी अकाउंट आप देख रहे हैं ना, ये सब अकाउंट के साथ साइन होगा, क्योंकि मैथ आप पढ़े हैं, जानते हैं कोई भी डिजिट बिना साइन का नहीं होता। कुछ भी आप लिखवा दो मेरे से, 1 लिखवाओ, 2, 3, 4, 5, ये जो आप लिखे ना, बताओ साइन है कि नहीं इसमें? आप बताओ ना, साइन है कि नहीं है? कौन सा साइन है? आप जानते हैं जब कुछ ना कहा जाए तो कौन सा साइन होता है? प्लस साइन होता है, यानी हर डिजिट में साइन होता है। इसी तरह से अकाउंट्स में अगर कोई भी वर्ड यूज होगा ना, कोई भी वर्ड, अकाउंट वर्ड यूज होगा ना, तो उसके साथ एक साइन जरूर होगा, या तो वो डीआर होगा या वो सीआर होगा। आपको ये जानना है कि कब डीआर और कब सीआर। इसके लिए रियल अकाउंट में भी एक रूल है जिसको हम लोग गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गोल्डन रूल। इस तरह से पर्सनल में भी एक गोल्डन रूल था और एक रियल में भी है।
सर रियल में गोल्डन रूल क्या कहता है, क्या होता है इसका नियम, इसका जो नियम है उसको मैं बताना चाहता हूँ। आप अच्छे से इसे कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ जगह नहीं है इसलिए आपको ही लिखने होंगे, आप रेडी हो जाइए लिखने के लिए। तो गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट, व्हाट इज गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग लिखने के लिए तैयार हो चुके होंगे। तो लिखना आप शुरू करेंगे। गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी अगर वो रियल अकाउंट है, अगर वो संपत्ति है, तो अगर वो कम्स इन आएगा ना, मेरे पास आएगा ना, अपने पे सोचना, मेरे पे मैं, जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे सबको सोचना है, आपको भी। जिसके पास संपत्ति आएगा ना, तो उसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे, DR। और जब संपत्ति मेरे पास से जाएगा ना, तो कौन सा साइन लगेगा, CR। इसीलिए नियम क्या है इसका, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर रियल में संपत्ति आ रहा, मैं ये बता दूं ये रियल का नियम है, इसको पर्सनल में मत लगा देना, इसको नॉमिनल में मत लगा, ये सिर्फ रियल में लगेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो संपत्ति मेरे पास आएगा, जो संपत्ति, जो सामान मेरे पास आएगा, उसमें हम लोग कौन सा साइन लगाएंगे, DR साइन। और जो संपत्ति या सामान मेरे पास से जाएगा, तो उसमें कौन सा साइन लगाएंगे, CR साइन। सर एग्जाम्पल से समझाइए। मान लो आप एक मोबाइल खरीदे ना, तो मोबाइल खरीदेंगे तो क्या होगा, आप ही बताओ। सर मोबाइल खरीदेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सोचो। तो अगर मोबाइल आप खरीदेंगे तो आपके पास मोबाइल आएगा, आएगा ना, यस। तो मोबाइल में DR लगेगा। सर तो और आप बताओ, अगर आपके पास मोबाइल आया तो क्या ऐसे ही आ गया, आप गए आपको दे देगा, नहीं ना, आपके पास से क्या जाएगा, पैसे जाएगा। तो मोबाइल भी संपत्ति है और पैसे भी संपत्ति है। तो जो संपत्ति आ रहा है उसमें कौन सा साइन, कौन सा साइन, नियम पढ़ो, नियम क्या है, नियम डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाले सामान में, संपत्ति में DR लगाए, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाले संपत्ति और सामान में CR लगाए। तो यहाँ पर मोबाइल जब हम खरीदेंगे ना, तो मोबाइल मेरे पास आएगा, इसीलिए मोबाइल में DR लगेगा, और यहाँ से कैश जाएगा। दोनों संपत्ति है, एक संपत्ति आ रहा है और एक संपत्ति जा रहा है। जो संपत्ति आएगा उसका साइन DR, और जो संपत्ति जाएगा उसका साइन CR। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस नियम के बेसिस पे कुछ कुछ समझने लगे होंगे। सर और बताइए, कुछ भी आप खरीदो ना, कुछ भी खरीदो, पैसा जाएगा, पैसा में CR लगा देना। पैसा मतलब कैश, कैश जाएगा CR लगा देना। जो सामान आएगा DR लगा देना। सर अगर सामान जाएगा तो मान लीजिए जमीन बेच दिए, तो जमीन बेच दिए तो क्या जाएगा, आपका जमीन चला गया, आपका लैंड चला गया, और क्या है, कैश आया। तो कैश में अब DR लगाओ और जमीन में अब CR लगाओ, क्योंकि जो संपत्ति आएगा उसमें DR और जो संपत्ति जाएगा उसमें CR। बहुत सिंपल है। और संपत्ति आपके इर्द गिर्द है, हर चीज पे नियम। सर अगर कार खरीदेंगे तो, कार खरीदेंगे तो कार आएगा, पैसा जाएगा, कार में DR, कैश में CR, साइन लगा देंगे। तो कैश में DR भी लगता है, CR भी। सर अगर हम कार खरीदे और सर बाइक बेच देंगे तो आप ही बताओ, अगर आप अपना साइकिल या बाइक बेचिएगा तो क्या होगा, साइकिल या बाइक जाएगा और कैश आएगा, तो कैश में आप DR लगेगा। तो कैश में DR भी लग सकता है, CR भी, हर सामान में DR CR हो सकता है। अगर आएगा कोई भी सामान तो DR, और जब तक रहेगा मेरे पास तब तक DR। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपके पास 10 रुपया आया तो ये प्लस है, तो ये प्लस कब तक रहेगा, जब तक पैसा रहेगा ना, जब तक पैसा रहेगा क्या रहेगा, ये प्लस रहेगा। लेकिन जिस दिन ये पैसा आप खर्च करेंगे, साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस होकर के ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए DR CR का रिलेशन है, DR CR का रिलेशन प्लस माइनस की तरह है। अगर जो DR है ना आने में तो जाएगा तो CR हो जाएगा, और अगर कोई आने में CR है तो जाएगा तो DR हो जाएगा। यानी प्लस माइनस की तरह DR CR का संबंध है।
तो मैं आपको बता दूं कि 10 रुपया मेरे पास आया, अब मान लो मैं खर्च नहीं किया 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो ये 5 साल के बाद ही प्लस 10 रुपया ही रहेगा। तो जब तक मेरे पास जो सामान आता है और जो साइन रहता है वो तब तक रहता है जब तक वो चला ना जाए। तो मैं आपको बता दूं रियल का नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले सभी सामान में डीआर लगाए और जाने वाले सभी सामान में सीआर लगाए। मुझे लग रहा है कि रियल अकाउंट में हम लोग की चर्चा पूरी हो चुकी है, इसीलिए आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और ये चैनल और आरसीसीए कॉमर्स ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए और YouTube पे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं और आपको हर चीज़ सिखाने का कोशिश करूं। आपका सपोर्ट लगातार मिल रहा है और मैं लगातार कोशिश करूंगा और बेहतर से बेहतर प्रयास करके सिखाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ऐसे ही आप लोग देख करके घर में बैठ के आराम से पढ़ते रहिए। जहां भी दिक्कत होगा मेरे व्हाट्सएप पे फ़ोन करके आप मुझे बता सकते हैं। जिस टॉपिक में दिक्कत रह जाए मैं बाद में फिर उस पर चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बाय बाय, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।